बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। गुरुवार का दिन न सिर्फ रूस के लिए बल्कि भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहा। एक तरफ तो इस बात पर फैसला होना था कि रूस को यूएनएचआरसी में रखा जाए या फिर नहीं, तो वहीं यह भी तय होना था कि आखिर भारत अपनी गुटनिरपेक्ष नीति पर अड़िग रह पाएगा या नहीं। आखिरकार गुरुवार को हुई बैठक में 93 देशों ने रशिया को यूएनएचआरसी से बाहर रखने का फैसला सुना दिया। ये बात अलग थी कि रूस के समर्थन में 24 देश खुलकर सामने आए। भारत सहित 58 देशों ने खुद को वोटिंग प्रक्रिया से अलग रखा, दूर रखा। और अगर संख्या बल को देखें तो दुनिया के 93 देशों ने माना कि बूचा में जो कुछ भी हुआ उसके लिए रूस पूरी तरह से जिम्मेदार है। लेकिन 24 देश ऐसे जिन्होंने इस बात पर मुहर लगाई कि रशिया ने कुछ गलत नहीं किया, जबकि 58 देशों ने अपने आप को वोटिंग प्रक्रिया से बाहर रख लिया, जिसमें भारत भी शामिल था। हिंदुस्तान ने वोटिंग से पहले भी अपनी राय स्पष्ट कर दी थी कि बूचा में जो कुछ भी हुआ किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। अब यहां से दो तरह की बातें सामने आती है। पहली ये कि क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है, और दूसरी ये कि भारत की विदेश नीति किसी सुपर पावर अमेरिका के दबाव में नहीं। अगर आप इस सूची को देखें तो भारत के सभी पड़ोसी मुल्कों ने खुद को मतदान की प्रक्रिया से दूर रखा, यानी ये संदेश देने की कोशिश की कि यूक्रेन में रूस ने जो कुछ भी किया वो उसे सही तो नहीं ठहराते, लेकिन बिना जांच किसी मुल्क को गलत मान लेना भी सही नहीं। इससे भी बड़ी बात यह कि क्या भारत संदेश देने की यह कोशिश कर रहा है कि वो किसी गुट का हिस्सा नहीं बन सकता। बस तो फिर यहीं से हमें फिर चलना होगा इतिहास में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब वैश्विक हालात तेजी से बदले तो दुनिया दो अलग अलग खेमों में बट गई थी। एक खेमे की अगुवाई अमेरिका तो दूसरे खेमे की अगुवाई रूस कर रहा था। भारत को आजादी मिले बहुत वक्त नहीं बीता था। भारत के नीति निर्माताओं के सामने बड़ी चुनौती थी कि उनका रुख क्या हो, वो किस पक्ष की तरफ रुख करे, किसका पक्ष ले। लंबे विचार विमर्श के बाद दुनिया के कुछ मुल्क ऐसे आए जिन्होंने फैसला किया कि भाई वो किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और इस तरह से गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। 90 के दशक में जब सोवियत संघ का बंटवारा हुआ तो दुनिया एक खेमे में सिमट गई और बहुत से लोगों को लगा, बहुत से मौकों पर ऐसा महसूस हुआ कि गुट निरपेक्ष आंदोलन अपनी प्रासंगिकता को खो चुका है। लेकिन जिस तरह से रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर भारत ने अपना रुख साफ किया है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भले ही पश्चिमी मुल्क मानते हों कि गुट निरपेक्ष सिर्फ अब शब्दों में सुनने को मिलता है और शब्दों में ही सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा, तो ये सोच उनकी अब गलत साबित हो जाती है। जहां एक और रूस यूक्रेन संकट में अमेरिका जेलेंस्की के साथ खड़ा जरूर है, लेकिन खुलकर समर्थन करने से बच रहा है, लेकिन वो उन देशों को भी धमकाने की कोशिश कर रहा है जो परोक्ष तौर पर रूस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हाल ही में जब अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह भारत में थे तो उन्होंने चीन का नाम लेकर एक तरह से बाह मरोड़ने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अपने रुख को साफ कर दिया। बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस ने भारत सरकार के रुख का समर्थन करते हुए अमेरिका को चीन युद्ध की याद दिला दी। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या अमेरिका सिर्फ अपने तेल को बेचने की कोशिश में है। इसके बारे में जानकार कहते हैं कि जब से रूस ने भारत को सस्ते दर पर तेल निर्यात का प्रस्ताव दिया, उसके बाद से ही अमेरिका बौखलाया हुआ है। लेकिन भारत भी अमेरिका को संदेश दे रहा है कि हम किसी के भी बेजा दबाव में आने वाले नहीं हैं, और साबित भी कर रहा है कि आज भी अपनी गुट निरपेक्षता की नीति पर भारत कायम है और उसे दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच नहीं पड़ना है, कतई नहीं पड़ना है। ऐसे में इन तमाम परिस्थितियों के बीच सवाल खड़ा होता हुआ कि भाई रूस यूक्रेन की जंग भारत किसके संग। नरसंहार की निंदा फिर क्यों कर लिया हिंदुस्तान ने वोटिंग से किनारा, यह भी बड़ा सवाल। अमेरिका की धमकी भारत को क्यों दी गीदड़ भभकी। रूस अमेरिका की लड़ाई भारत के रुख पर क्यों आई। कितनी कारगर भारत की गुटनिरपेक्षता की ये नीति। आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ जितेंद्र कुमार ओझा जी मौजूद है, पूर्व राजनयिक है। बहुत स्वागत करती हूं सर आपका।
पूर्व राजदूत जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल एके चतुर्वेदी जी हमारे साथ उपस्थित है, आपका भी बहुत स्वागत। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत माथुर साहब आप ही के साथ। रूस यूक्रेन के इस जंग के बीच हिंदुस्तान किसके संग, ये बड़ा सवाल उठ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान भी अपना रुख स्पष्ट करते हुए लगातार अपने स्टैंड पर कायम बना हुआ है कि भाई हमें किसी गुटबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना है। गुट निरपेक्षता की अपनी नीति पर हिंदुस्तान कायम, लेकिन इसकी प्रासंगिकता को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे उसको लेकर सर आप क्या देखते हैं, कितना रेलिवेंट आज की डेट में, और हिंदुस्तान इसे किस हद तक साबित करता हुआ दिखाई दे रहा है, सफल हो रहा है? देखो शिल्पा, मैं आपको एक बात बताता हूं। एक तो शब्द गुट निरपेक्षता को हम थोड़ी देर अगर इस्तेमाल ना करें, प्रयोग में ना लाएं, तो मेरे हिसाब से वो बेहतर होगा, क्योंकि अब दो गुट बचे ही नहीं है दुनिया में। सोवियत संघ के विघटन के बाद गुट एक ही रह गया था, तो गुट निरपेक्षता का कोई मेरे हिसाब से कोई इतना महत्व रह नहीं गया था। अभी आवश्यकता इस बात की है कि भारत का जो रुख है एक बहुत बैलेंस्ड, बहुत सोचा समझा और बिल्कुल सही रुख है। भारतवर्ष, अब मैं 3-4 बातें आपको बताऊंगा कि भारत ने पहली बात ये बोली है कि बातचीत के जरिए मसलों का हल होना चाहिए। बात संख्या 1, इसमें कोई गलत नहीं किया। रूस के साथ हम नहीं हैं, क्योंकि रूस आक्रांता है, तो हमने उसको ये नहीं कहा कि हम रूस के साथ हैं। दूसरी बात हमने ये बोली है कि हम जो भी वहां पर वॉर क्राइम तो नहीं कहूंगा, वहां जो भी जिस प्रकार के हरकतें हो रही हैं उनकी हम निंदा करते हैं, लेकिन आप इसको एस्टेब्लिश तो करें कि किसने किया किसने नहीं किया, इसकी कोई जांच हो, कोई कुछ हो। तो इसलिए, और तीसरी बात जो है, जहां तक सवाल अमेरिका की धमकी देने का है, आपको मैं एक बात बता दूं कि अमेरिका की धमकी से बहुत ज्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है। यहां पूर्व राजनयिक लोग बैठे हैं, वो इसको और बेहतर तरीके से समझाएंगे। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं शिल्पा, देखिए कि आप यूरोप को देखिए, यूरोप में एक देश कहता है कि मैं एनर्जी जो है वो रूबल में खरीदने को तैयार हूं, हंगरी, और बाकी लोग कहते हैं कि हम अगस्त तक हमें आप कोयला दे दीजिए और अगस्त के बाद हम सोचेंगे कि आपके सैंक्शन लगाना है कि नहीं लगाना है। तो ये जो अमेरिका की दोगली नीति है कि वो लोग जो कि उसके साथ हैं, नाटो के सदस्य हैं, वो तो रूस से एनर्जी लगातार खरीदते चले जाएं। पिछले 1 महीने में अमेरिका ने खुद ने वहां से रिकॉर्ड खरीद करी है तेल की, और हमारे से कह रहा है कि आप तेल मत खरीद ले लो। तो ये बात भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत देश ने बिल्कुल साफ तौर पे दुनिया को बता दी है कि हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। और जहां तक सवाल गुट निरपेक्षता का है, गुट अभी बदल रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर नया उभर के आ रहा है, और उस वर्ल्ड ऑर्डर में आप देखिएगा कि हम किसी गुट को ज्वाइन करें ये बात नहीं होगी, हमें कौन कौन ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि हम उस एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में एक अच्छे ताकतवर देश के रूप में उभर करके आने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जहां तक वो हमको धमकी दे रहा है, उसके बाद आप देखिए कि 2+2 बातचीत होने वाली है अमेरिका के साथ। 2+2 अर्थात हमारे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जाकर के अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से बात करेंगे। ये भारत की जो उनकी स्टेप सॉलिडिटी है उसका प्रमाण है कि वो बातचीत कर रहे हैं 2+2 लेवल के ऊपर। और उसके बाद ये हमारे जो मंत्री महोदय लोग हैं ये जापान भी जाएंगे। तो आप ये देखिए कि किसी भी प्रकार का ये बातें उनको कहना, अपने लोगों को समझाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इंडिया को भी ये कर रहे हैं, उसको भी वो कर रहे हैं, उसको भी वो कर रहे हैं। पहली बात तो इसका कोई उनके पास जवाब इसलिए नहीं है कि वो बाकी अपने जो मित्र राष्ट्रों को कुछ कह नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि भारत का रुख बिल्कुल साफ है, हम युद्ध के खिलाफ हैं, हम किसी भी प्रकार के मानवाधिकार के हनन के खिलाफ हैं, लेकिन तमाम चीजों के बावजूद हम अब किसी और के दबाव में आकर के ना तो किसी के पक्ष में वोट देने वाले हैं, ना किसी के विपक्ष में वोट देने वाले हैं। और हमने अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर किया है। हर बार एब्सटेंशन के बाद भारत ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि हमने इसको क्यों नहीं किया, और उसके बाद उसकी वजह ये रही। और हम इस बात की निंदा करते हैं कि जो मानवाधिकारों का हनन हो रहा है उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर है कि हम किसी के साथ नहीं है। और हमने एक बहुत बैलेंस्ड और बिल्कुल ये बैलेंस बनाकर तो रखा है भारत ने। लेकिन जितेंद्र कुमार ओझा जी, आपका रुख करना चाहूंगी, पूर्व राजनयिक हैं आप, बेहतरीन तरीके से आप बता पाएंगे। जितेंद्र जी, जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, कहीं ना कहीं क्या भारत पर दबाव बढ़ता हुआ कि भाई वो एटलीस्ट किसी एक देश की तरफ आए, जैसे कि रशिया की तरफ से भी कहा जा रहा है
कहीं ना कहीं अमेरिका भी आंखें तरे रहा है, या तो इधर या तो उधर, लेकिन हिंदुस्तान जो बीच में अपना रुख कायम किए हुए अपने स्टैंड पर लगातार कायम है, ये कितना मुश्किल होता जा रहा है सर, जैसे जैसे ये युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी ताकत है आज की तारीख में। अगर 4-5 दुनिया के बड़ी ताकतों को देखा जाए तो हाँ। अमेरिका को पोस्चरिंग करना पड़ेगा। अमेरिका पोस्चरिंग कर रही है कि भाई भारत पे साइकोलॉजिकल दबाव बनाने का जहाँ तक काम है, और हम किसी ग्रुप में आने की बजाय हमारा लक्ष्य है कि हमारे लिए एक, हम भी एक बड़ी देशों के बीच में एक बड़े लीडर हैं, पूरे एशिया से लेके अफ्रीका में जो पुराना गुट कहें या जो भी कहें, पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसीज कहें, कई जगह कहें, उससे भारत की जबरदस्त क्रेडिबिलिटी है। उस क्रेडिबिलिटी के अनुसार हम किसी की कुछ लक्ष्य नहीं बन सकते, हम इररिलेवेंट नहीं बन सकते हैं। इस रीजन में हम नेट प्रोवाइडर हैं सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के, हमारा बहुत बड़ा रोल है। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम अमेरिका और रूस के इंटरेस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, नॉट इंटरेस्ट ऑफ आवर पीपल अलोन। भारत की पॉलिसी में देखें कि एक मॉरल स्ट्रेंथ, एक मॉरल पावर हमेशा से रही है कि हमारी वजह से डीकोलोनाइजेशन दुनिया में शुरू हुआ, और ये जो यूडीएचआर वगैरह की जिसकी बात हम कर रहे हैं, उससे भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा कि हम अगर नहीं आते तो ये तमाम देश कमजोर महसूस करते। एक मॉरल पोजीशन के हिसाब से हम कर रहे हैं, और इसी वजह से अमेरिका को भारत के सरकार ने क्या कहा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो दूसरे स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग हैं उनका कहना है कि शीत युद्ध के बाद अमेरिका को रूस के साथ झगड़ा करने के बजाय, कॉन्फ्रंटेशन करने के बजाय कोशिश करनी चाहिए थी कि चाइनीज कंटेनमेंट नहीं हो, इस रीजन में इंस्टेबिलिटी नहीं बढ़े, लेकिन किसी वजह से हुआ नहीं। तो इस वजह से जो अमेरिका कर रहा है उसे पोस्चरिंग तारीख देखने की जरूरत नहीं है, कोई दबाव नहीं है। जैसे पिछले पैनल साहब ने बताया कि भारत ने अपना पोजीशन साफ किया कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, और किसी भी युद्ध के हम पक्ष में बिल्कुल नहीं है। जो भी उसकी ह्यूमन कॉस्ट है, जो ह्यूमन ट्रेजेडी है, उसको हम ध्यान में रखे हुए हैं, लेकिन भारत की अपनी क्रेडिबिलिटी जरूरी है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ हफ्तों में पूरी दुनिया के कई विदेश मंत्री वो भारत में आए और भारत से बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ तक कि रूस ने भी कहा कि भारत की मध्यस्थता होनी चाहिए। तो एक ऐसे समय में जहाँ यूनाइटेड नेशन में भी देखा जाए तो एक इंफॉर्मेशन वॉर चल रहा है, एक शब्दों के बीच में वॉर चल रहा है, दोनों लोग दो अलग अलग गुटों में बढ़ चुके हैं। वैसी स्थिति में भारत का जो बैलेंस्ड अप्रोच है, नहीं कि हम दोनों को एक साथ ट्रीट करना चाहते हैं। सर मेरा सवाल दरअसल यही है कि ठीक है भारत बैलेंस तो बनाए हुए है, लेकिन ये बैलेंस कब तक बरकरार रहेगा? नहीं, मेरी बात समझिए, बैलेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों की बात, दोनों का ट्रस्ट हमें चाहिए, और दोनों का ट्रस्ट हमें मालूम हमें है कि 2+2 डायलॉग की बात कर रहे हैं। अमेरिका को भी भारत की आवश्यकता है। अमेरिका के हम खिलाफ हरगिज नहीं है। हम अकेले देश हैं इस समय दुनिया में जिसको अमेरिका और रूस दोनों की मित्रता है, दोनों की मित्रता की आवश्यकता है, और अनावश्यक दबाव किसी जगह से आया हम वो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इस रीजन में हम नेट सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के प्रोवाइडर हैं। तो ये कोई दबाव नहीं है, वो अपनी जनता के लिए पोस्चरिंग बनाए रखें। भारत का एक बड़ा ही सोचा समझा जो भी नीति भारत अपनाए हुए है उस पर हम कायम हैं, और हमें उस पर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, और कोई दबाव बढ़ने वाला नहीं है जब तक हम अपने पोजीशन में क्लियर हैं, जब तक हमारे पास क्लैरिटी है। ठीक है जेके त्रिपाठी जी, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं सर? यानी कि हिंदुस्तान ना रूस से बिगाड़ना चाहता ना अमेरिका से, क्योंकि चाइना के साथ हमारा जो तकरार है, चाइना को उसकी औकात में रखने के लिए कहीं ना कहीं ये दोनों देश ही हमारी मदद करेंगे, यही हमारे काम आएंगे। इस लिहाज से गुट निरपेक्षता की नीति पर हिंदुस्तान लगातार आगे बढ़ता हुआ सर। बेईमानी है कि हमारे पास दबाव बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है। मैं आपको थोड़ा इतिहास में अगर ले चलूं, शायद आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन 1947 के बाद से, खास तौर से 50 के दशक में और 60 के दशक में शीत युद्ध इतनी तेजी पर था कि दोनों में से किसी एक गुट में आपका शामिल होना जरूरी हो जाता था। लेकिन उस वक्त भी जब परमाणु युद्ध का खतरा था, क्यूबा में हुआ, कोरिया में हुआ, उस वक्त भी भारत ने किसी भी देश का आंख मूंद करके समर्थन नहीं किया जी। और भारत उस संकट काल की घड़ी में भी उभर करके सामने आया। तो अभी तो स्थिति उतनी खराब नहीं है, क्योंकि अभी जैसा कि जितेंद्र कुमार जी ने बताया कि जितनी जरूरत हमें अमेरिका की या रूस की है, उतनी ही जरूरत इन दोनों को हमारी है, क्योंकि यहाँ पर एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए, चीन को रोकने के लिए
अमेरिका को हमारी बहुत आवश्यकता है। एग्जैक्टली। और इसी तरह से रूस के लिए भी अमेरिका को हमारी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि चीन और रूस को छोड़ दे तो, रूस तो खैर यूरोप में माना जाता है, लेकिन चीन को छोड़ दे तो एशिया में और कोई भी देश नहीं रहता जो भारत के समकक्ष ठहर सके। जापान भले ही एक आर्थिक शक्ति है, लेकिन सामरिक शक्ति नहीं है। दूसरी चीज ये है कि देखिए, किसी भी देश की हम कितना भी कहें या कोई भी देश कितना कहे, अगर वो लोकतंत्र है तो उसकी विदेश नीति जो है उसके राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है। बिल्कुल ठीक। तो हम जो भी करेंगे वो अपने हितों को ध्यान में रखते करेंगे। और अभी हमारा हित यही है कि हम रूस और अमेरिका दोनों से संबंध अच्छे रखें, और हमने अच्छे रखे हुए हैं। हमने बता दिए दोनों को कि हमारे संबंध एक दूसरे के साथ हाइफेनेटेड नहीं है। इसीलिए देखिए, हमने अमेरिका को बता दिया कि रूस से हम तेल लेंगे, हम S-400 भी लेंगे, और रूस को भी पता है कि हम अमेरिका के साथ 2+2 कर रहे हैं। और देखिए, हम सिर्फ अमेरिका के साथ 2+2 नहीं कर रहे हैं, अमेरिका के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और रूस के साथ भी हमारा 2+2 का अरेंजमेंट है। तो ये दिखाता है कि हम कितना अपनी विदेश नीति पर अपने राष्ट्रीय हित को साधते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बिना किसी देश की ओर अंधभक्ति किए हुए। जी जी, ठीक है। रक्षा विशेषज्ञ A.K. चतुर्वेदी जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। चतुर्वेदी जी, आप क्या मानते हैं, इंडिया का ये स्टैंड कैसा आपको लग रहा है? क्या समझ में आ रहा है सर? एकदम परफेक्ट इस समय की परिस्थिति के हिसाब से? देखिए, किसी भी देश की जो विदेश नीति है वो उसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए है, और हमारे जो राष्ट्रीय हित हैं वो एक इवेंट से नहीं होते हैं। उनका एक लंबा इतिहास होता है और उनका एक लंबा भविष्य होता है। भारतवर्ष का जो राष्ट्रीय हित है, इसके साथ ही साथ एक हम और चीज में विश्वास करते हैं, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। ना किसी की दादागिरी चलेगी, ना किसी से हम दबेंगे, लेकिन साथ ही मानवता का ह्यूमन जो HR इश्यूज हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनका भी होना चाहिए ना। इसमें अगर आप गौर कीजिए कि अमेरिका आज आप चाहता है कि वो उनके साथ जाए, लेकिन क्या अमेरिका का प्रयास है इस युद्ध को समाप्त करने का? क्या कोई स्टेटमेंट अभी तक अमेरिका की तरफ से आया जहां उन्होंने कहा कि लड़ाई बंद होनी चाहिए? संकेत नहीं। तो आज की तारीख में हमारे अपने राष्ट्रीय हित में ये आवश्यक है कि रूस हमारे साथ रहे, साथ ही अमेरिका भी हमारे साथ रहे। तो इसलिए जो हमने एब्सटेन किया है वो हर बार एक रीजन्ड एब्सटेन किया है। दूसरा, हमने ये बोला है कि अगर जिसके लिए उनको ह्यूमन राइट्स से निकालने की बात की गई है, उसमें रशिया ने भी हमको धमकी देने की कोशिश की, तो उनकी धमकियों से भी हम नहीं डरे। अमेरिका ने धमकी देने की कोशिश की, उससे भी नहीं डरे, क्योंकि भारतवर्ष 130 करोड़ लोगों का देश है। जो कि इसमें एक चीज और जो बहुत बड़ी बात है कि दोनों जो शक्तियां हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चीन तो नोन दुश्मन हमारा है, लेकिन रशिया और अमेरिका दोनों ये हमें चाहते हैं, क्योंकि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमसे लगे हुए हैं, उनके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हमसे लगे हुए हैं। रशिया चाहता है कि चाइना पे दबाव, अगर इंडिया हमसे खिलाफ हो गया तो चाइना पे कौन दबाव डालेगा? इसमें आपको याद होगा कि 2 साल पहले ईस्ट एशियन समिट में नरेंद्र मोदी जी को चीफ गेस्ट उसने बनाया था। उसी तरह अमेरिका 2+2 डिस्पाइट वो धमकी के भी वो अभी भी हो रहा है। लावरोव कह रहे हैं कि मध्यस्थता, इंडिया ने मध्यस्थता के लिए मना किया, क्योंकि हमारा एक स्टैंड है कि आपस में बात करके सुलझाना चाहिए। क्योंकि रूस के भी तो अपने जो कंसर्न्स हैं, उनके बारे में अमेरिका क्यों नहीं बात कर रहा? वो अपने इरादों से क्यों पीछे हट रहा है? तो ये जो एक वैश्विक स्थिति बनी है, इसमें आवश्यक है कि हम हर की संप्रभुता का आदर करते हैं, कि रूस की यूक्रेन की संप्रभुता नहीं खत्म होनी चाहिए, उसकी सॉवरेनिटी पे नहीं आंच आनी चाहिए, लेकिन रूस के कंसर्न से उनका ध्यान रखा जाना चाहिए, और हमारे जो इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर हम काम करते रहेंगे। तो ये एक ऐसा स्टैंड है
जिसमें कि ना इससे चाहे कोई कुछ बोल ले, ना आज अमेरिका भी हमारी बात को समझ रहा है और रूस भी हमारी बात को समझ रहा है। तभी तो उनका डिप्टी एनएसए हमारे यहाँ आए, उनके फॉरेन मिनिस्टर हमारे यहाँ आए। तो ये जो हमारे यहाँ इंग्लैंड के फॉरेन मिनिस्टर हमारे यहाँ आए, यूके की, तो क्यों आ रहे हैं? चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हमारे आए, क्यों आए? क्यों नहीं वो पाकिस्तान और इंडोनेशिया या वियतनाम जा रहे हैं? अच्छा, एक और चीज गौर कीजिए, भारतवर्ष के स्टैंड की वजह से हमारे जो नेबरहुड के देश हैं उनमें भी हिम्मत आई है। तो एक पहले एक ऐसा जो थे कि जो अपने अपने इंटरेस्ट, देखिए ना बांग्लादेश ने एब्सटेन किया, भूटान ने एब्सटेन किया, नेपाल ने एब्सटेन किया, पाकिस्तान तक ने एब्सटेन किया। तो ये सारे देश जो हैं उनको भी एक मौज। जी, तो ये एक नेतृत्व भी एक ऐसे लोगों का जो कि रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं और अपने इंटरेस्ट के लिए, नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, उनके सहायता के लिए है। अनुज माथुर साहब, आप ही का रुख करूंगी। सर, फिर सवाल उठता है, जहां एक तरफ हिंदुस्तान ने नरसंहार की निंदा कर दी, लेकिन उसके बाद जब वोटिंग हुई तो वोटिंग से किनारा करते हुए जो संदेश देने की कोशिश की, सर ये क्या दर्शाता है? यानी कि बहुत सोच समझकर, फूक फूक कर हिंदुस्तान कदम रख रहा है इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स के मद्देनजर। बिल्कुल बिल्कुल शिल्पा, मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले कई दिनों में कई बार ये बात दोहराई गई है, मैं फिर दोहरा देता हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें कोई परमानेंट मित्र नहीं होता, कोई परमानेंट शत्रु नहीं होता, सिर्फ परमानेंट आपके अपने इंटरेस्ट होते हैं। और आपके अपने इंटरेस्ट में आज ये आवश्यक है कि हम अपना एक अलग पहचान बनाए रखें। वो पहचान न रूस के अनावश्यक दबाव में हो, ना अमेरिका के अनावश्यक दबाव में हो, ना कोई चीन का उसके ऊपर दबाव चले। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो स्टांस है वो बिल्कुल सही है। हम किसी भी तरह की लड़ाई का समर्थन नहीं करते, लेकिन हम ये भी हम बता देना चाह रहे हैं कि दो पक्षों में अगर कोई समस्या है तो उन दो पक्षों को आपस में मिल बैठ के उस समस्या का समाधान करना चाहिए। हम किसी भी प्रकार के ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ हैं। ह्यूमन राइट वायलेशन को कभी भी हम मंजूर नहीं करते हैं, क्योंकि हम खुद इसके विक्टिम हैं। आप देखिए जो 1990 में हुआ या जब भी हुआ, तो हम लोग इसके विक्टिम रह चुके हैं। तो हम इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं और हम किसी भी प्रकार की ह्यूमन राइट वायलेशन का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन एब्सटेंशन का मतलब ये नहीं है कि हमने उनका या तो समर्थन कर दिया या उसका वो कर दिया, क्योंकि जो प्रक्रिया इन्होंने बनाई थी, हमारा ये मकसद, ये उनको ये मैसेज है कि जो प्रक्रिया है आप एस्टेब्लिश करें किसकी गलती है और फिर बाद में उससे सीखे जो सही तरीका है, उस तरीके से आप इसको रूस के साथ जो खिलाफ कोई एक्शन लेना है वो लेना। मैं पहले भी कह चुका हूं, देखो शिल्पा एक बात और सुनो ध्यान से, कि जो पूरी लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रशिया में, उसमें पूरा का पूरा हाथ जो अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप है, उन लोगों ने, वो दे आर एग्रेसर्स एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। अग्रेशन उन्होंने दिखाया है। स्टिक जो है वो यूक्रेन है और विक्टिम मेरे हिसाब से रूस है, क्योंकि आपको रूस के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको भी देखने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये मेरा पर्सनल मानना है। और भारत की बहुत अच्छी भूमिका रही है अभी तक, भारत का एक बहुत अच्छा स्टांस रहा है। एक और बात बताता हूं कि जो यूनाइटेड नेशन से उसकी खुद की जो उपयोगिता है वो बड़ा भारी क्वेश्चन मार्क है। जो आपने 5 वो परमानेंट मेंबर्स बना के रखे हुए थे, अभी आज की तारीख में इस ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सक्षम करने के लिए आपको इसमें कोई बदलाव लाने की बहुत जरूरी आवश्यकता है। और जब तक वो नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से ये यूनाइटेड नेशंस, इनफैक्ट ये बहुत जल्दी डिफंक्ट होने वाला है। ये इसका कोई बहुत ज्यादा इसका असर इन देशों में नहीं है। अफ्रीकी देशों में आप देख लें, जो इनसिग्निफिकेंट पुअर कंट्रीज हैं, जो नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, जो जिनके पास ताकत नहीं है, वहां तो ये थोड़ा बहुत कर पाते हैं, लेकिन बाकी कई जगह पर आप यहाँ तो नहीं भेजेंगे यूक्रेन में एक पीस कीपिंग। हाँ, बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें शिल्पा। ठीक है, हमारे साथ पूर्व राजनयिक जितेंद्र कुमार ओझा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। ओझा जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, दो महाशक्तियों की इस जंग में हिंदुस्तान से मध्यस्थता की मांग, इसके पीछे की मंशा क्या दिखाई देती है सर? दोनों लोग समझते हैं कि हम विश्वास के लायक हैं। तो आप देखिए कि पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका की पॉलिसी को देखिए कि इराक पे क्या किया, वॉर ऑन टेरर पे क्या
कि पहले तो इस्लामिक रेडिकलिज्म को बढ़ाते रहे, फिर अफगानिस्तान में कितनी बुरी तरीके से शिकस्त खा के गए। तो कई एक जगह उनकी असेसमेंट गलत होती रही। कई एक क्लाइमेट पीस पे देखे, पेरिस पीस अकॉर्ड पे क्या क्या कि वो शामिल थे, सरकार बदलती है, बदलने के बाद वो चले जाते हैं। तो एक बात बहुत साफ है कि भारत की जहां तक जो भी इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं, ऑब्लिगेशन है, कमिटमेंट है, उसमें हम बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से आ रहे हैं। दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि लोगों को लगता है कि हमारा एक निष्पक्ष और फेयर अप्रोच होगा। आपने पिछले दफे भी देखा कि रूस ने कहा कि सिर्फ एक्सटेंशन से काम नहीं बनेगा और आपको हमारे साथ आना है। भारत ने फैसला किया कि हम दबाव में नहीं आएंगे, और पहले भी भारत का यही अप्रोच रहा कि दुनिया जो है अखाड़ा नहीं है कि जिसमें दो लोग शामिल हो और दोनों लोगों के पीछे लोगों को आना पड़ेगा। नहीं, दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिनके लोगों की अपनी चिंताएं हैं, उनकी अपनी आवश्यकताएं हैं, और उन आवश्यकताओं को पूरा करना जरूरी है। और भारत हमेशा से ये बात कहता रहा है, जिसकी वजह से ये खेमे के दोनों देश भारत से एक लेवल पे अच्छा संबंध तो बनाए रखते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वो सम्मान करते हैं। और बहुत सारे देश हमारी तरफ नजर उठा के देखते हैं कि हम उनके बिहाफ पे बोलेंगे। सवाल ये कॉलोनाइजर्स हैं पहले इसके ये है, और इनका एक अलग अप्रोच रहता है, हम पास पे जाके किसी को कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तो ये जो है दर्शाता है कि भारत की भूमिका की कितनी सराहना है और कितना विश्वास है भारत का के ऊपर लोगों का। और देखिए, जब आप लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडरशिप में कई दफे आपको कड़वे डिसीजन लेने पड़ते हैं, और उस डिसीजन में आपको तैयार होना पड़ता है कि बहुत से लोग आपके खिलाफ जाएंगे। फायदे नफे नुकसान की बात नहीं होती है, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आपका फैसला सही है, आपकी इंटेग्रिटी मौजूद है, तो लॉन्ग रन में आपकी लीडरशिप। ओझा जी, और जिन पहलुओं को आपने रखा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भारत की मजबूत छवि का नतीजा? नहीं, भारत की मजबूत छवि तो है ही, लेकिन फिर यही नहीं, हमें तो लगातार मजबूत होते रहना है। पहले से हम बहुत मजबूत हुए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारे पॉलिसीज की जो मॉरल स्ट्रेंथ है, जो मॉरल पावर है, वो भारत की हमेशा से रही है, आजाद भारत की रही है। एक तो वो रहा है, और निश्चित रूप से भारत मजबूत हुआ है। 1950 के दशक के मुकाबले 2020 के दशक का भारत अलग है, और निश्चित रूप से भारत के जो नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है, उसका भी हमें फायदा है। और ये एक नहीं है, बहुत वैरायटी ऑफ फैक्टर्स है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भारत आज एक मजबूत देश है, हमारी अच्छी छवि है। और लेकिन अच्छी छवि होने का एक मतलब ये भी होता है कि हम किसी के दबाव में नहीं आए। पोस्चरिंग करना, साइकोलॉजिकल भक्ति देना, ये उनका काम है। हमारा काम है कि हम ठंडे दिमाग से सोच के जो ठीक लगता है वो करें। तो हम कॉन्फ्रंटेशन नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। न तो हम रूस के साथ कॉन्फ्रंटेशन कर रहे हैं, ना अमेरिका के साथ कॉन्फ्रंटेशन कर रहे हैं। अगर आप पूछे भारत किसके साथ है, मैं कहूंगा भारत शांति के साथ है, भारत मानवता के साथ है, भारत अपने लोगों के साथ है, और तीनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मानवता के साथ, बिल्कुल। यानी कि जेके त्रिपाठी जी, ये नए भारत का नया रूप, नया संदेश देता हुआ दुनिया की तमाम महाशक्तियों को, चाहे वो अमेरिका हो या फिर रशिया लगातार इस कोशिश में हो, या फिर चाइना अपने ख्वाब पाले बैठा हो, कि भाई नए भारत से अड़ने की, भिड़ने की कोशिश मत करना। और अगर नए भारत से मध्यस्थता की मांग की जा रही है, यानी कि देखिए कितनी मजबूत छवि हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है, और उसी छवि का ये नतीजा कि आज हिंदुस्तान से उम्मीद रखी जा रही है, उम्मीद भरी निगाहों की तरफ हमारी तरफ देखा जा रहा है। और जैसा कि ओझा जी ने कहा कि हम ना रशिया के साथ, ना अमेरिका के साथ, हम शांति के साथ है, हम मानवता के साथ है। कि शीतल, ऐसा है कि हमारी बहुत पहले से एक विदेश नीति रही है, एक वेल टेस्टेड, टाइम टेस्टेड विदेश नीति जिसको मैं कहूँगा रही है, जिसका कि हम फल आज भी भुगत रहे हैं, हम और अच्छा फल हम ले रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि किसी भी देश की विदेश नीति जो है, उस देश की राष्ट्रीय नीति पर निर्धारित होती है, राष्ट्रीय हित पर। और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में राष्ट्रीय हित बहुत जल्दी नहीं बदलते। राष्ट्रीय हित वही रहते हैं, बदलते हैं जहाँ डिक्टेटरशिप होती है, वहाँ डिक्टेटर के व्यूज के हिसाब से राष्ट्रीय नीति हित बदल सकते हैं। तो ये हमारी नीति बहुत पहले से रही है कि हम अपनी राष्ट्रीय हित पर आधारित, जो हमारे राष्ट्रीय हित के साथ कंप्लीमेंटरिटी में चले, ऐसी नीति को लेकर चले। और ऐसी नीति में साथ साथ ये भी कि युद्ध को प्रश्रय न दें और हम शांति की बात करें। आपको याद होगा कि 50 के दशक में हम ही ने पंचशील के सिद्धांत की शुरुआत की थी। तो अब क्या है, आज का भारत जो है उसी का नतीजा है। और ये जरूर है कि विदेश नीति में जो कोर्स करेक्शन होता है, जो थोड़ा सा विदेश नीति के उपकरण बदले जाते हैं, धारदार किए जाते हैं, वो अभी धारदार किए गए हैं। ठीक है। और अब हालत ये है, जैसे और लोग भी कह रहे हैं,
कि भारत न सिर्फ एक रीजनल लेकिन एक ग्लोबल, एक वैश्विक शक्ति के रूप में भी उभरा है और उभर रहा है, और इसीलिए अन्य देश भी चाहते हैं कि भारत का साथ दें। आपने देखा कई जगह ऐसा हुआ, सिर्फ रूस और अमेरिका का नहीं, आपने पहले भी देखा कि इजराइल और फ़लस्तीन के साथ हमारे समान रूप से संबंध हैं, और हमने दोनों को ये बता दिया है कि हमारे संबंध इन देशों के साथ अलग अलग स्तर पे हैं, अलग अलग धरातल पे हैं, अलग अलग आयामों पे हैं। हाँ। और वो एक दूसरे से संबद्ध नहीं है। इजराइल के साथ हमारे साइंस, कृषि, टेक्नोलॉजी, इस सब पे आधारित, सिक्योरिटी, इस पे आधारित संबंध है, जबकि फ़लस्तीन के साथ हमारे मानवीय अधिकारों पर आधारित संबंध है। तो और आज की रही कल की बात, जो मानवाधिकार परिषद में रूस को वो किया गया, सस्पेंड किया गया, मेरे ख्याल से इस पे बहुत ज्यादा हल्ला मचाया जा रहा है जबरदस्ती, क्योंकि देखिए रूस को वहां से निकाला नहीं गया, सस्पेंड किया गया है। 47 सदस्यीय इस परिषद में हर सदस्य 3 साल के लिए रहता है। रूस का 3 साल में से ये दूसरा साल चल रहा है, 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। 1.25 साल के लिए रूस को सस्पेंड किया गया है। मतलब ये कि रूस इसमें रहेगा 1.25 साल तक, इसके वार्तालापों में भाग ले सकता है, डिस्कशंस में, डिलिब्रेशंस में, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। 1.25 साल के बाद तो रूस वैसे ही निकल जाएगा इससे। यानी कि रूस पर ज्यादा कुछ फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे नहीं रहा सर इस वोटिंग के बाद। कुछ नहीं पड़ रहा है। ये सिर्फ वेस्ट की, पश्चिमी देशों की एक बयानबाजी है, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक हिस्सा है। ये स्ट्रेटेजी दिखाई दे रही है वेस्ट कंट्रीज की, क्योंकि सिर्फ बयानबाजियां ही चल रही है, एक्शन के नाम पर कुछ नहीं। इस तरीके से कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की कोशिश लगातार हो रही है। चलिए ठीक है, आप सभी लोगों ने मुझे समझाया, हमारे दर्शकों को समझाया कि भारत की मजबूत स्टैंड और स्थिति के पीछे के क्या कुछ कारण रहे, और ये कितनी अच्छी बात है, इससे कितनी मजबूती मिलती है। लेकिन AK चतुर्वेदी जी, आप ही के पास आ रही हूँ सर, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, ठीक है, अच्छी बात है, हिंदुस्तान एक मजबूत स्टैंड के साथ लगातार खड़ा हुआ है, लेकिन सर आने वाले वक्त में जैसे जैसे ये जंग आगे खिंचती जाएगी, वैसे वैसे अगर रशिया की तरफ से दोस्ती का हवाला दिया गया, अमेरिका की तरफ से अपने संबंधों का हवाला दिया गया, और कहीं ना कहीं दबाव को बनाने की और बड़े स्तर पर कोशिश की गई, तो भी क्या इंडिया का स्टैंड यही रहेगा या सर, या फिर कुछ बदलाव हो सकता है परिस्थिति के मुताबिक? क्या संभावना? देखिए शिल्पा जी, मैं आपको 2-3 चीज़ें फिर से रिट्रेट करना चाहता हूँ कि विदेश नीति राष्ट्र हित से प्रेरित होती है, और उसके साथ एक जो मॉरल अथॉरिटी और रूल बेस्ड सिस्टम है वो उसके साथ होता है। आपने ये पूछा था क्या हमारी बदलेगी? अगर आप गौर करें तो 1947 से हमारी जो विदेश नीति है उसमें कोई खास फर्क अभी तक नहीं आया है, नंबर 1। और मैं इससे और आगे जाऊंगा, अगर आप इतिहास में भी देखें तो भारतवर्ष ने कभी भारतवर्ष के किसी दूसरे देश पे हमला नहीं किया है, नहीं किया। ये एक रूल बेस्ड सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, वेस्टफालिया की ट्रीटी के पहले भी नहीं किया। बांग्लादेश में भी जब हम गए, उनके मानव अधिकारों की रक्षा के लिए गए और 3 महीने में वहां से निकल के आ गए। ऐसा उदाहरण इतिहास में कहीं नहीं मिल सकता। तो ये भारतवर्ष वॉक द टॉक करने वाला देश है। तो ये हमारी जो ये मजबूती है, और यही कारण है कि रूस भी आपकी तरफ देख रहा है, अमेरिका भी आपकी तरफ देख रहा है, उनके भी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हमारे से जुड़े हैं, वो हमको छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए ये जो हमारी विदेश नीति है मजबूत रहेगी। 50 और 60 के दशक में सिर्फ मॉरल अथॉरिटी और रूल बेस्ड सिस्टम के लिए हमारा कमिटमेंट था सिर्फ, लेकिन हम ना तो आंतरिक रूप से उतने मजबूत थे, ना फाइनेंशियली बहुत मजबूत थे। आज वो सिचुएशन बदल गई है। ये एक ऐसा देश है कि जिसकी आवश्यकता अमेरिका को उनकी इकोनॉमी के लिए, उनके रिसर्च के लिए है, उसी तरह रशिया को हमारी जरूरत है। तो ये जो है, जो वर्ल्ड की जो जियो पॉलिटिक्स की मैट्रिक्स है, उसमें भारतवर्ष का महत्व इंडो पैसिफिक में भी है और
वेस्ट में भी है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पे भी है भारतवर्ष का महत्व। चाइना, इंडिया, रशिया के कॉन्टेक्स्ट में भी भारतवर्ष का बहुत महत्व है। तो इसलिए ना तो रशिया हमको इग्नोर कर सकता है ना अमेरिका। और जो ये यूक्रेन की लड़ाई है, ये एक अमेरिका की लड़ाई, और इसमें दो चीजें आप बहुत गौर कीजिए। ये स्लाविक कंट्री है, यूक्रेन स्लाविक कंट्री है, रशिया स्लाविक है। अमेरिकन उनमें आपस में फूट डालने, भाइयों में फूट डालने में हो गए हैं सक्सेसफुल। और उन्होंने क्या मदद क्या की है, वो लड़ाई बंद नहीं करना चाहते क्योंकि उनके हथियार बिकते रहे। पहले 5 जो हैं मेन बेचने वाले वो अमेरिकन हैं। उन्होंने तो गैस लेना बंद नहीं किया, रशिया से ऑयल लेना बंद नहीं किया, ना वेस्टर्न यूरोप ने किया है। और हमको धमकी दे रहे हैं कि तुम ऑयल लेना बंद कर दो, और डबल 3 टाइम्स कॉस्ट पे लेने की बात कर रहे हो। अरे क्या बकवास कर रहे हो। उसके बाद जब ये रिकंस्ट्रक्शन होगा फिर वो आएंगे। आज भी वो हथियार बेच रहे हैं। जर्मनी का डबल हो गया है डिफेंस बजट। पोलैंड ने $6 बिलियन की खरीदारी की है। आप उनको दिए जा रहे हो, यूक्रेनियंस को, वो मरवाए जा रहे हो उनको, उन गरीबों को मरवा रहे हो। उनका देश जमीन पे, भूतल पे आ गया है। आप क्या कर रहे हो। ये अमेरिका जो है, ये उसका अपना इंटरेस्ट है इस लड़ाई को कंटिन्यू करने में। इसमें हमें उनके साथ होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मेरा मानना है। लिहाज से तो फिर अमेरिका हिंदुस्तान से बहुत 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 पीछे है अनुज माथुर साहब। यानी कि अमेरिका को ना शांति की परवाह, ना लोगों की चिंता, ना मानवता की फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था की, अपने व्यापार की। बिल्कुल बिल्कुल शिल्पा, यही मैं आपको बता रहा हूं। आपने ये देखा होगा कि एक बहुत बड़ा जो इसका लेसन इस यूक्रेन वॉर जो अभी तक हुई है, हालांकि जब वॉर चल रही है उसके बीच में से लेसन्स निकालना बहुत समझदारी की बात नहीं होती है, क्योंकि क्या एंड में होगा और क्या इतिहास बदलेगा वो उस समय देखा जाएगा। लेकिन फिर भी आप एक सिस्टमेटिक कैलकुलेशन करके लेसन्स निकाल सकते हैं। और एक बहुत बड़ा लेसन जो इसमें से निकल करके बाहर आया है कि वो ये है कि जब आपके पास समस्या है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए कोई भी आपके पास आने वाला नहीं है। आत्मनिर्भरता के ऊपर हमको पूरा जोर देना पड़ेगा। और ये हमारा और आपका सबका कर्तव्य है कि हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं। और उस आत्मनिर्भरता के पथ पर जो भी पॉलिसी आपको लगती है कि वो पॉलिसी हमारे देश के हित में सर्वश्रेष्ठ है, वही पॉलिसी हमने अख्तियार करी हुई है। और हम अपने सही मकसद पर सही तरीके से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो नया रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, उस वर्ल्ड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा सेंटर इंडिया होगा। इंडिया की एक बहुत बड़ी एडवांटेज जो हिंदुस्तान में है वो इंडिया की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो कि इंडियन ओशन को पूरी तरह से जो पेनिनसुलर इंडिया इंडियन ओशन में है। एनीवन हु कंट्रोल्स द इंडियन ओशन कंट्रोल्स हैज द की टू 7 सीज, और वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। बहुत पुरानी बात कही भी है। तो ये सब तमाम बातें जो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, जो सारा ट्रेड पूरा इंडियन ओशन से, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से और इधर से निकल रहा है, उसके ऊपर हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो हमारी एक बहुत जबरदस्त शख्सियत है, एक बहुत जबरदस्त ताकत हम लोग हैं। और इसका कोई इसको इग्नोर करने की हिमाकत मेरे हिसाब से कर नहीं सकता। और इसीलिए आप देखिए कि रूस और अमेरिका दोनों का स्टांस बिल्कुल, और चीन भी आप देखें, चीन भी हमारी तरफ नजर देख रहा है। और श्रीलंका में जब गड़बड़ हो रही है तो श्रीलंका भी हमारी तरफ। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम एक अपनी अलग पहचान और अपनी एक अलग ताकत बने, और ये नए वर्ल्ड ऑर्डर में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भारतवर्ष निभाएगा। इस सवाल का जवाब मैं ओझा जी से लूं, लेकिन उससे पहले चतुर्वेदी साहब कुछ कहना चाह रही हैं। बोलिए सर। जी, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि कल का जो ये वोटिंग हुई है उससे एक चीज क्लियर हो गई कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने मिल करके यूएन की रेलेवेंस को खत्म करने की पूरी कोशिश की है। आप रूस कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बिल्कुल रूस कोई छोटा मोटा देश नहीं है, एक न्यूक्लियर पावर है। आपने उसको सस्पेंड कर रहे हो, ठीक है, जैसा कि त्रिपाठी जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि 1.25 साल का बात है, कोई उससे फर्क खास नहीं पड़ता। लेकिन क्या आप एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बनाना चाहते हो जो सिर्फ आपके साथियों का गुट हो, या वो एक ऐसा हो जो विश्व समुदाय को रिप्रेजेंट करता हो? तो बहुत दिनों से ये बात चल रही है कि यूएन जो है आज रिप्रेजेंटेटिव नहीं रह गया है। कल की वोटिंग जो है इसको फर्दर रीइंफोर्स करती है कि यूएन
इररिलेवेंट होता जा रहा है। आवश्यकता है कि इसको मानवता में और बढ़ाने की जरूरत है। ओझा जी, आप इससे कितना इत्तेफाक? सर, आत्मनिर्भर भारत की वजह से ही क्या हिंदुस्तान इतनी मजबूत स्थिति में आ पाया है? कितना मजबूत स्टैंड वो ले पा रहा है? पहला सवाल जो कह रहे हैं कि देखिए कि 47 के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है, जो भी वर्ल्ड ऑर्डर बनाया गया, डीकोलोनाइजेशन तो हुआ, लेकिन उसके बावजूद सारी संस्थाएं जो है पश्चिम के चंगुल में। हाँ। और आप देखिए कि जहां मौका मिला है अमेरिका ने इम्प्रूव करने की कोशिश की है। देखिए इंटरनेशनल अरीना में रूल बेस्ड ऑर्डर की तो हम बात करते हैं, लेकिन ये बाकी में रहा नहीं है। एक बैलेंस ऑफ पावर ही एकमात्र वजह है जहां थोड़ी बहुत स्थायिता या स्थिरता आई है। तो इस वजह से जो कह रहे हैं कि निश्चित रूप से मैं बहुत हद तक इत्तेफाक रखता हूं कि यूएन रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, लेकिन कोई बॉडी नहीं होने की बजाय एक बॉडी का होना कुछ ना कुछ तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये देखी जा रही है कि दोनों देशों में इतना डिस्ट्रस्ट पड़ गया है कि यूएन प्लेटफॉर्म को भी एक अखाड़ा बना दिया गया है, राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है, जहां सोच समझ के बातचीत करने की बजाय, समस्या का सुलझाव करने की बजाय आप दूसरे देश को कॉर्नर करना चाहते हैं। और जो भी शांति के लिए पहल हो सकती थी, शांति के लिए पहली आवश्यकता क्या है कि भाई एक ड्यूअल ट्रस्ट हो, आप ओपन माइंड रखें, वो खत्म कर दे रहे हैं, कोल्ड वॉर और इंफॉर्मेशन वॉर का अखाड़ा बना दे रहे हैं। जहां तक आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, देखिए त्रिपाठी जी ने भी पहले कहा कि भारत की शुरुआत से ही हम एक लीडर रहे हैं, पूरे पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड के पूरे ऑपरेस लोगों के लीडर रहे हैं। और यही बात नहीं है कि जिस गांधी की हम बात कर रहे हैं, उस गांधी के नाम पे अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग वो भी आए हैं। तो भारत की सभ्यता में, भारत के संस्कारों में ऐसी बात है कि दुनिया सीख है। हमारी स्ट्रेटेजी, मिलिट्री पॉलिसीज हमारे एक सभ्यता के रूप में काफी डैमेज हुई, लेकिन ये बात जो कह रहे हैं, लीडरशिप की बात कह रहे हैं, उसमें कंटिन्यूटी है। और उस कंटिन्यूटी में हुआ क्या है कि जब हम मिलिट्री रूप से और इकोनॉमिकली भी पूरे मजबूत तो नहीं है, अपने पोटेंशियल के हिसाब से हम कहीं नहीं है, कि पहले से जहां अच्छे हुए हैं कहां वहीं पे उसका नतीजा जो है हमें देखने में मिल रहा है। एक बात मैं कह के कंक्लूड करना चाहूंगा, जो अमेरिका की बात में कहना चाहता हूं कि देखिए अमेरिका की पॉलिसीज में कई दफे लॉबिंग का बहुत जबरदस्त असर होता है। जैसे हमारे एक और पैनलिस्ट साहब ने कहा कि किस तरीके से हथियार के खरीद फरोख्त या बनाने वाली कंपनियों का उनका बहुत बड़ा बजट होता है अमेरिका की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना। हम कई दफे कहते हैं कि अमेरिका एक आवाज में कभी नहीं बोलता, उसके 3-4 ओवरलाइन कंपीटिंग फैक्टर्स है। जैसे नेशनल सिक्योरिटी में स्टेट डिपार्टमेंट का कभी कुछ अलग परसेप्शन होता है, पेंटागन का अलग परसेप्शन होता है, उनके इंटेलिजेंस एजेंसी 19 से 18 एजेंसीज है, उनमें से कई एक का अलग परसेप्शन होता है और इनका बड़ा कंपीटिंग इन्फ्लुएंस चलते रहता है। कॉर्पोरेट सेक्टर का अलग इन्फ्लुएंस होता है, उनके ह्यूमन राइट्स ग्रुप का अलग इन्फ्लुएंस रहता है। तो कभी भी कोहेसिव तरीके से एक पॉलिसी होती नहीं है, इनके ओवरलैपिंग ये चलते रहते हैं। भारत को ध्यान रखने की जरूरत है कि उनके किसी भी लॉबी के, किसी भी ग्रुप के एजेंडा के तहत जो पॉलिसी आती है हम उसके चपेट में नहीं आए। और जो आप बात आत्मनिर्भर की कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि ये इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी उसका ध्यान रख रही है कि हम भारत की बात करें, हम इस रीजन के सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की बात करें, और हम एक ह्यूमन वैल्यूज की बात करें। तो इन तीनों को लेके भारत की पॉलिसी चल रही है, मैं यही मानता हूँ। ठीक है, AK चतुर्वेदी जी, सबसे पहले आपका कंक्लूजन चाहूंगी सर, किस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, क्या आगे की संभावना दिखाई दे रही है? युद्ध भी एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ दबाव बनाने की हिंदुस्तान पर कोशिश हो रही है, तीसरी तरफ मध्यस्थता की मांग की जा रही है। भविष्य की किस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है सर? फाइनल कमेंट आपका। मैं सिर्फ 3 बातें बोलूंगा। नंबर 1, ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि अमेरिका खुद कोशिश नहीं करेगा कि लड़ाई को बंद किया जाए। ठीक है। और अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप नहीं चाहते हैं कि ये लड़ाई बंद हो, नंबर 1। हाँ। नंबर 2 कि मध्यस्थता का जहां प्रश्न है, यह भारतवर्ष का कंसिस्टेंट पॉइंट है कि 2 देशों के बीच में जब बातचीत हो, वो आपसी बातचीत से समस्या सुलझाई जाए, क्योंकि उसका इम्प्लीकेशन हमारे संबंधों पे भी, हमारे चाइना, हमारे, आपको याद होगा ट्रंप जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों में हम बातचीत करने को तैयार हैं। नंबर 3, आत्मनिर्भरता जो है वो एक बहुत आवश्यक है। जैसे जैसे हम आत्मनिर्भर होते जाएंगे, हमारी ये कोशिश जो लोगों की है कि हमारी आर्म ट्विस्ट करने की, चाहे अमेरिका और रशिया हो, वो हमसे हिम्मत नहीं करेंगे। तो हमको जितनी मतलब डबल टाइम से भी डबल टाइम में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। ठीक है सर। माथुर साहब, फाइनल कमेंट्स आपका।
देखिए, मैं आपको सिर्फ ज़ेलेंस्की साहब के लिए एक मैसेज है कि चाणक्य ने 3000 साल पहले कहा था कि अगर आपको युद्ध करना है तो उसमें से सबसे ज्यादा आवश्यक ये होता है कि आप अपनी प्रजा की सुरक्षा का ध्यान रखें। और ये अमेरिका के बहकावे में आकर के इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। इन्होंने अपना देश तबाह बर्बाद करवा दिया, हाँ। हजारों लाखों लोग बेघर करवा दिए, हाँ। हजारों मरवा दिए। अब उनका काम है कि वो किसी प्रकार से अमेरिका से बात करें, रूस से बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ। अमेरिका से बात करें कि भाई साहब यू स्टे आउट और मैं जो है वो करूंगा। तो ये आवश्यकता अभी हमें ये युद्ध समाप्त करवाने की है। और इससे पहले कि यूक्रेन का नामो निशान तक मिट जाए। चलिए ठीक है सर, ओझा साहब फाइनल कमेंट आपका सर। कोई भी युद्ध अगर बहुत लंबा खिंच जाता है तो उसमें कोई विजेता नहीं रहता। जो विजेता है उससे भी हार के बराबर का ही खामियाजा उठाना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि जो भी युद्ध लोग कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी सैनिटी आए। और अभी मैं नहीं समझता कि डायरेक्ट टॉक से फायदा होने वाला है। इससे कहीं ना कहीं से फैसिलिटेशन की जरूरत होगी कि थोड़ी सी टेम्पर काम हो और लोग समझदारी से काम ले कि अल्टीमेटली उनका अपना देश और उनके लोगों की सुरक्षा सबसे आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर यूक्रेन रशिया के इस युद्ध में भारत का मजबूत स्टैंड और साफ संदेश कि भाई आज की तारीख का ये जो नया हिंदुस्तान है, नए हिंदुस्तान का नया रूप है, वो किसी की धमकी से नहीं डरने वाला, किसी के दबाव में नहीं आने वाला। ये दुनिया और दुनिया की महाशक्तियां अच्छे से समझ ली। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।